So hello students, today we are going to discuss a chemistry paper for cumulative test 2. आप लोगों ने अगर वो वीक का रिवीजन अच्छे से किया होगा तो ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत आसान लगने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली सॉल्यूशन गैसियस होगा, सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा, वो सॉल्वेंट डिसाइड करता है। ठीक है, तो गैसियस सॉल्यूशन होने के लिए सॉल्वेंट भी क्या होना पड़ेगा, गैस होना पड़ेगा, जो कि ज्यादा अमाउंट है वो गैस फेज में होना पड़ेगा। मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद आपको वो पार्टिकल्स गैस फेज में दिखना चाहिए, तो ऑप्शन विल बी मिस्ट। ठीक है, तो बाकी सोल्यूशन ये भी लिक्विड हो जाएगा, ये भी मर्क्यूरी इन गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड मर्क्यूरी इन गोल्ड है, तो गोल्ड है सॉलिड, मर्क्यूरी उसमें डिसॉल्व हो जाए तो फाइनली सॉलिड ही रहेगा। मिस्ट एक गैसियस मिक्सचर होता है, एलॉय सॉलिड इन सॉलिड ही होता है। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन एक का वॉल्यूम और मोलरिटी गिवन है, और फिर से एक सॉल्यूशन का मोलरिटी और वॉल्यूम गिवन है। तो फाइनल मोलरिटी पूछा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। 47 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फाइनल मोलरिटी m1 into v1, that is 1 into 2.5 plus m2 into v2, that is 0.5 into 3 divided by v1 plus v2, 2.5 plus 3। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 47 का। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन है 47 भी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 48, क्वेश्चन नंबर 48। 48 मोलरिटी पूछा है, जहां पे मोलरिटी और डेंसिटी गिवन होता है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है 48 वाला, m इज इक्वल टू 1000m डिवाइडेड बाई 1000d माइनस m इंटू m2, वेयर m2 इज मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो 49 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कौन से प्रॉपर्टीज टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगा जिसमें वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करता हो, मास मोल्स एग्जिस्ट करता हो, तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी ए सी डी में सब में वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देखो सॉल्वेंट है, ऐसा नहीं है कि वाटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का वजन दिया हुआ है। अगर मतलब बेसिकली सॉल्व मतलब मोलैरिटी में सॉल्वेंट का क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो मास से वॉल्यूम जाने में हमें डेंसिटी की जरूरत होगी। वाटर होता तो डेंसिटी पता चलता, वाटर नहीं है तो सॉल्वेंट को फिलहाल वाटर नहीं मानेंगे। एक बार मोलैरिटी निकाल के देखते हैं। मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ द सॉल्यूट 180 18 डिवाइडेड बाय 180, बिकॉज ग्लूकोज है, मोलर मास 180 है। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम का मतलब 1 kg होता है, तो 0.1 मोलल, 0.1 मोलल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर सॉल्वेंट वाटर होता तो मोलरिटी भी 0.1 ही आता। कैसे आता, सब लोग कैलकुलेट करके चेक करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 हो गया है अपना। क्वेश्चन नंबर 51 में आओ। सॉल्युबिलिटी वर्सेस पार्शियल प्रेशर गिवन है, कितना प्रेशर में कितना सॉल्युबिलिटी। तो देखा गया है कि सबसे ऊपर O2 गैस है, O2 गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। मैंने तुम्हें इसमें लिख के भी दिया है नोट में। सॉल्युबिलिटी और केएच इनवर्सली होता है ना, जिसकी केएच ज्यादा होता है वो लेस सॉल्युबल होता है। तो सबसे ज्यादा केएच आएगा हीलियम का, फिर नाइट्रोजन का, फिर O2 का, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नोट्स रिवाइज कर लेना, हेनरीज कांस्टेंट में प्रॉपर्टीज लिख के दिया है मैंने। Next, let's move to question number 52. The solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas. This statement is, ये तो straightforward Henry's law का definition है। ठीक है, जो solubility है वो directly proportional to the partial pressure of the gas which is dissolved in the solution। ठीक है, तो 52 वाला definition है। Two liquids A and B have P naught A is to P naught B 1 is to 3, XA is to XB 1 is to 3 है। मोल फ्रैक्शन ऑफ Y in vapor in equilibrium, YA पूछा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर, YA कॉपी देख लेना। मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज का फॉर्मूला क्या था, P नॉट A into XA divided by P नॉट A into XA plus P नॉट B into XB, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। अब P नॉट A और P नॉट B की वैल्यूज नहीं गिवन है, रेशियो गिवन है, तो P नॉट A को X मान लो और XA की वैल्यू को कुछ Y मान लो, तो XY हो गया। तो नीचे भी P नॉट A into X है, XY प्लस P नॉट B। अगर P नॉट A X है 1:3 रेशियो है, तो P नॉट B कितना हो जाएगा 3X, और एक्स भी कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, 1:3 रेशियो में ही है मोल फ्रैक्शन भी। ठीक है, तो इसकी आंसर आएगी ऊपर 1, एक्स वाई तो कैंसिल आ गया, ऊपर 1 डिवाइडेड बाय 10, तो 0.1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 53 भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट दिस इज लेस
53 नंबर क्वेश्चन है ना, बट दिस इज लेस यूज्ड फॉर्मूला। वाई ए वाई बी के इतने सारे क्वेश्चंस नहीं मिलते तो भूलने का चांसेस होता है, ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में है। नेक्स्ट वाला 54 नंबर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज इतना, पी नॉट ए गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर गिवन है, वेपर प्रेशर वेरी इजी क्वेश्चन, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए दैट इज 30 इंटू एक्स ए दैट इज 0.9, ठीक है, तो 27 हो जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन। 55 वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 55 वाला क्वेश्चन, which of the following is not correct for an ideal solution? आइडियल सॉल्यूशन के लिए नॉट करेक्ट, देखो एक तो दिख रहा है ये डेल्टा एस मिक्स इज जीरो, कोई भी सॉल्यूशन हो डेल्टा एस मिक्सचर हमेशा पॉजिटिव होता है, बिकॉज सॉल्यूशन बनने वाला प्रोसेस जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है ना, तो इस इज अ रॉन्ग थिंग। आइडियल के लिए डेल एच और डेल बी जीरो होता है ना। Rolls law is obeyed for entire concentration range and temperature, सही बात है ना, Rolls law कोई भी concentration and temperature range के लिए फॉलो होता है। 55 में दिख दिख के ये गलत है, बाकी इतना देखने की जरूरत नहीं है तो होता, ठीक है। 56 वाले क्वेश्चंस में आते हैं। 56 वाले क्वेश्चन, 56 में क्या पूछ के रखा है, which of the following will form an ideal solution? आइडियल सॉल्यूशन कौन फॉर्म करता है, ये ये है इथानॉल और वाटर, वाटर में फोर वे बॉन्डिंग है, इस फोर वे बॉन्डिंग को ये तोड़ देगा तो फाइनली थोड़ा सा वीक बॉन्डिंग होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। C6H6 बेंजीन और C6H5, एक H हट गया, एक CH3 ग्रुप आ गया, ये इसकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम होगी, तो ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, ठीक है। 56 में ऑप्शन नंबर डी। 57 एजियोट्रोपिक मिक्सचर दे दिया, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कभी भी सेपरेट आउट नहीं होता, तो अगर डिस्टिलेशन इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन, अगर डिस्टिलेशन एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन चुका है, पहली बात तो इन दोनों पे बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस था, तो सेपरेशन पॉसिबल, लेकिन सेपरेशन तब तक पॉसिबल व्हेन एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज नॉट फॉर्म्ड, एक बार फॉर्म हो गया तो कोई भी बंदे को सेपरेट नहीं कर सकते, तो नाइदर HCl नॉर H2O इन देयर प्योर स्टेट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 57 का। 58 में आओ, इन अ मिक्सचर A and B components show negative deviation as, नेगेटिव डेविएशन में डेल वी भी नेगेटिव, डेल एच भी नेगेटिव, रटा हुआ होना चाहिए, नेगेटिव मतलब दोनों ही नेगेटिव होता है, तो बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन में देख नहीं रहा हो, लेकिन तुम लोग एक बार रिवाइज कर लेना। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, मोलर मास 342 है। 59 वाला क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ICRT, पाई इज इक्वल टू आई का वैल्यू 1 है कैन शुगर के लिए। सी कंसंट्रेशन कैसे निकलता है, परसेंटेज W बाई V गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैन शुगर इज 342, तो परसेंटेज W बाई V इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मुझे कैसे पता चला W बाई V है, W बाई W होता तो डेंसिटी भी गिवन होना पड़ता, तभी मोलरिटी निकालना पॉसिबल है। ICRT, आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, आर की वैल्यू एटमॉस्फेयर लीटर वाले कॉन्सेप्ट में है ना, तो आर की वैल्यू 0.08 या 1/12 पुट करो। ICRT टेम्परेचर 15 डिग्री है, मतलब 288, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा, ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या लिखा गया है, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ 10 ग्राम ऑफ बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज डेल्टा टीबी, द वैल्यू ऑफ केबी। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इन बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट मतलब टूटने के बाद दो मोल देगा, है ना, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, तो आई का वैल्यू 2 है, के बी निकालने बोला है, इनटू मोलैलिटी, मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है, मोलर मास 100 ग्राम है, तो 0.1 हो जाएगा मोल्स, है ना, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का कितना है 100 ग्राम है, केजी में कितना हो जाएगा 0.1, तो इससे अगर के बी कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा टी बी बाई 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 60 का, है ना। 61 का देखते हैं। 61 क्या बोल रहे हैं, 1 मोल ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 2 मोल्स ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन रिलेटिव टू दैट ऑफ प्योर वाटर इज, है ना, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए था,
Vapor pressure of a solution relative to that of pure water मतलब vapor pressure of the solution divided by vapor pressure of the pure solvent which is equal to XA. XA का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 मोल ऑफ शुगर है into moles of water. वाटर के 2 मोल्स है और टोटल मोल्स कितना है 3, तो 2/3 इज द आंसर, है ना। तो 61 भी हो गया। सिक्सटी टू में आते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaCl 100% डिस्टिल्ड, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले तो डेल्टा टी भी निकाल लो। 62 नंबर क्वेश्चन, डेल्टा टी एफ निकालो। डेल्टा टी एफ इज इक्वल NaCl 100% मतलब आई का वैल्यू 2 आई इंटू के एफ, KF is 1.86 into molality 1 मोलल सॉल्यूशन, डेल्टा TF आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा 2 इंटू डिस करने से 3.72 के करीब करीब आ जाएगा। अब ये चेंज इन मतलब बेसिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट तो जीरो होता है, उससे इतना डिप्रेस होगा तो जीरो से ड्रॉप हो जाएगा, कितना ड्रॉप हो जाएगा इतना ड्रॉप हो जाएगा, तो -3.72 आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसके बाद वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ बेसिकली, है ना। नेक्स्ट 62 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बिना करके भी मोरली ऑरेली किया जा सकता है इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, elevation in boiling point was elevation delta TP 0.52 when 6 gram of a compound X was dissolved in 100 gram of water, molecular mass of whatever kb of water is इतना, इलेक्ट्रोलाइट कुछ दिया नहीं है ना, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डिसॉल्व इन कंपाउंड एक्स, आई की वैल्यू 1 मान लो, आई इंटू के बी का वैल्यू कितना है 0.52 इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया नहीं, वेट दिया है 6 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास m कर लेते हैं, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर मतलब ये है 0.1 इन केजी, है ना। ये कौन सा वाला क्वेश्चन है 63 वाला क्वेश्चन है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, तो मोलर मास विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आंसर, है ना। तो कैलकुलेशन भी कम है, जनरली डेल्टा टी वाले कैलकुलेशंस थोड़े से लंबे होते हैं, इसमें सिंपल कैलकुलेशन था। 64 में आ जाते हैं। द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इज ऑफ वाटर इज 1.86 इफ 332 ऑफ केन शुगर, केन शुगर पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, मोलर मास 342 ही होता है ना, dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर द सॉल्यूशन विल फ्रीज एट, सो डेल्टा टीएफ निकाल लो, कैन शुगर आई का वैल्यू 1 है, टीएफ का वैल्यू है 1.86, मोलैलिटी मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट 1 हो जाएगा 342/342 और वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू 1.86 मतलब इतना डिप्रेस हो जाएगा जीरो से, सो टीएफ कितना होगा -1.86, है ना। ये भी इजी क्वेश्चन है 64। 65 नंबर में आते हैं। 65 में which of the following solutions have equal concentration, the following solution have equal concentration, which one will show minimum osmotic pressure, देखो concentration सेम है, जिसकी आई कम होगी उसकी बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगी। देखो इसमें आई है 1 और 2 3 आ जाएगा, इसमें 1 और 1 2 होगा, इसमें 2 और 1 3 होगा, इसमें 3 और 1 4 हो जाएगा, तो सबसे कम AgNO3 में है, ठीक है। 65 हो गया। 66 इजी क्वेश्चन। 66 52 ग्राम कंटेन्स कितना एटम्स, 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम मतलब मोल्स कितना हो जाएगा 52/4, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 मोल्स हो गया। अब एटम्स पूछा है इनटू Na कर दो, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 66। नेक्स्ट 67 में आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन का 40%, कार्बन का 40% है, हाइड्रोजन का 13.33% है, नाइट्रोजन का 46.67% है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में ये मास परसेंटेज होता है, तो कार्बन के मोल्स के रेशियो कितने होंगे, इसके होंगे 40 डिवाइडेड बाई 12 इज टू 13.33 डिवाइडेड बाई 1 is to 46.67 divided by
14 ये रेशियो में होंगे, जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें मोल्स या एटम्स इस रेशियो में होंगे। तो देखो ये तो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, किसी भी दो का रेशियो निकाल लो। 40/12 निकाल लो पहले। 40/12 अगर करोगे, 40/12 करोगे तो 12 3 36, 40 तो 3.33 करके आएगा, है ना। 3.33 करके कार्बन का मोल्स जो है वो 3.3 मान लो एक बार के लिए, और हाइड्रोजन के मोल्स 13.33 है। तो ये दोनों क्या मोल रेशियो में है, 13.33 डिवाइडेड बाई 3.3, है ना। तो अगर 3.3 को 13.33 है, ऑलमोस्ट कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 1:4 आना चाहिए। कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:4 कौन से ऑप्शन में है, ढूंढो एक बार। पहले वाले 1:5 है, ये है 1:4। सो एक ही में 1:4 है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो नाइट्रोजन तक जाने के लिए जरूरत भी नहीं है। इनफैक्ट नाइट्रोजन का देखोगे तो देखो ना, कार्बन का ये जो रेशियो और ये जो रेशियो ऑलमोस्ट सेम आएगा, है ना। तो ऑब्वियसली 1:4:1 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेट करने नहीं जाना है, वो बेकार में तुम्हें घुमाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में जाते हैं। 68 क्या बोल रहा है, 30 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 30 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर रिएक्टेड। तो रेसिडुअल मिक्सचर का क्या कंटिन्यू करेगा, MgO बनेगा पहले, दोनों का पहले तो बैलेंस कर लो यार, तू हो जाएगा, तू हो जाएगा, दोनों का 30 ग्राम है। तो पहली बात तो मोल्स कितने आ जाएंगे, 30 डिवाइडेड बाई 24। इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, 30 डिवाइडेड बाई 32, है ना। ये मोल्स हो गए। लिमिटिंग रीजन क्या हो जाएगा, मोल्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री mg का 2 है और इसका 1 है। तो जो लिमिटिंग रीजन कैलकुलेशंस है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोल्स को डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री, या 24 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री, और ये 30 डिवाइडेड बाय 32। देखो ये 24 × 2 है, ये तो बड़ा नंबर है ना। तो 48 है, तो 32 से 48 बड़ा है, तो ये वाला रेशियो जो छोटा हो जाएगा, और जो छोटा आता है वही लिमिटिंग रीजन होता है। तो सबसे पहले समझ में आया कि लिमिटिंग रीजन क्या है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम तो बचेगा नहीं, है ना। तो बचेगा ऑक्सीजन और MgO। तो सबसे पहले देख लो ऑप्शन में ऑक्सीजन और MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड होना चाहिए। तो इमंग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, अच्छा सब में है, ठीक। तो सिर्फ सी गलत है, बाकी सब में तो यही है। तो आगे कैलकुलेट करते हैं, चलो। कितना ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा वो निकाल लेते हैं। देखो 2 मोल से 2 मोल्स मिलता है, तो भैया जितने भी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम है उतने ही मोल्स ऑफ MgO मिलेंगे। तो MgO के मोल्स भी कितने होंगे, 30/24। MgO का मास कितना हो जाएगा, इंटू मोलर मास, है ना। ये है मोल्स हो गया, ये है मोल्स हो गया, किसके, MgO के, MgO के। तो वेट ऑफ MgO जो होगा वो होगा 30/24 इंटू मोलर मास, Mg का 24, इसका ऑक्सीजन का 16, तो 40 हो जाएगा ये, है ना। तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो 8 5, ये 3, ये 10। तो भैया 50 ग्राम ऑफ MgO तो मिलेगा। ऑप्शन देख लो एक बार, ऑक्सीजन का बाद में देखेंगे। कोई भी 50 ग्राम ऑफ MgO है क्या, सिर्फ अकेले में। हाँ, बी नंबर ऑप्शन में 50 ग्राम ऑफ MgO है, बाकी सब में 50 नहीं है। तो कभी आगे ऑक्सीजन का कैलकुलेट करने मत जाओ, वैसे घर पे चेक करना है तो चेक करके देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौन सा वाले क्वेश्चन का, 68, है ना। ये टफ क्वेश्चंस नहीं है, ये लिमिटिंग रीजन वाले क्वेश्चंस है। कैलकुलेट थोड़ा सा करना पड़ता है, और क्या, मूल कॉन्सेप्ट में एक या दो क्वेश्चंस ही आते हैं। फॉर द रिएक्शन टू, सॉरी, फॉर द रिएक्शन A plus 2B gives C, the amount of C forms starting with 5 moles of A and 8 moles of B, 5 moles of A, 8 moles of B। तो लिमिटिंग रीजन क्या होगा, ये 5/1 होगा 5, ये 8/2 होगा 4। तो लिमिटिंग रीजन हो जाएगा बी, है ना। कैसे किया तो समझ में आ ही गया। क्वेश्चन नंबर 69 है, बी लिमिटिंग रीजन होगा तो 201 मिलता है, तो 8 से 4 मिलेगा, आंसर 4 मोल्स है। ये सब ऑरली होना चाहिए, है ना, इजी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन।
70 में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट, सबसे वजन किसका है ज्यादा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का जो 1 मोल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वजन कितना है। ऑक्सीजन अगर बोला है तो 16 ग्राम है, ऑक्सीजन गैस है तो 32 ग्राम है, जो भी हो 16 या 32 में से कोई एक मान दिमाग में रख लो। 1 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के तो वजन कभी भी मोल से कम ही होगा, है ना। मॉलिक्यूल एएमयू में डिफाइंड होता है, 10 AMU ऑफ यूरियम एएमयू में डिफाइंड हो रहा है। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम ऑफ, इसमें कितना था 16 नहीं तो 32 था, ये तो 44 है, तो ऑक्सीजन गैस हो या ऑक्सीजन, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड will be heavier than that, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। 71 लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है कि सेम सेम एलिमेंट्स अलग अलग रेशियो में कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, है ना। जैसे पहले में H और S है, S और O2 है, इसमें तो सेम एलिमेंट्स नहीं है दोनों, इसमें भी दोनों सेम एलिमेंट्स नहीं है, NH3 है और NO2 है, एक में NH है एक में NO है, इसमें भी सेम एलिमेंट्स नहीं है, इन दोनों में सेम एलिमेंट्स है N2O, दोनों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन अलग अलग रेशियो में ये लोग कंपाउंड बना रहा है, अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, तो सेम एलिमेंट अलग अलग प्रोपोर्शन में कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन अगर तुम इसको एक को सेम कर लो, जैसे N2O2 कर लो, इसको N का दो, इसमें भी N का दो, तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन सिंपल रेशियो में होना चाहिए, होल नंबर रेशियो, तो 1:2 में है, सो दैट इम्प्लाइज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जो भी 3 लॉ है वो 3 लॉ का अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके रखना है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, इतना करना ही नहीं है, मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के लिए बंदे में दोनों एलिमेंट्स ना सेम होना चाहिए। ठीक है, और अगर 2 से 3 में सेम है तो बस उसके बाद एक को फिक्स कर लेना, दूसरे का रेशियो निकाल लेना, वो रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। 72 में आते हैं, इक्वल मास ऑफ H2O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V, V वॉल्यूम है, at temperature 27, volume constant, pressure constant, sorry volume constant and temperature constant, the ratio of partial pressure, तो partial pressure जो होगा वो मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो मोल्स के जो रेशियो होंगे वही पार्शियल प्रेशर के भी रेशियो होंगे, मास इक्वल है तीनों का x x x, और मोल्स कितने हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का डिवाइडेड बाय 32, मीथेन का डिवाइडेड बाय 16, ये रेशियो में होगा, सबको 32 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि हमें अच्छा रेशियो मिल जाए, है ना, ये 1 by रेशियो में है, तो ऑप्शन विल बी 16:1:2, सॉरी 16:1:2, 16:1:2, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो जो मोल्स के रेशियो होंगे वही पार्शियल प्रेशर्स के भी रेशियो होंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 72 हो गया। 73 में आता है, वेट ऑफ 4 लीटर ऑफ N2 गैस एट NTP, तो सबसे पहले मोल्स होगा 4 डिवाइडेड बाई 22.4, वॉल्यूम से कैसे मोल्स निकालते हैं, वेट क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 24 विच इज इक्वल मोल्स इनटू मोलर मास, दैट इज 28 नाइट्रोजन का। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा, इजी क्वेश्चन। 73 74 में आते हैं, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सर्टेन ट्राइवेलेंट एलिमेंट इज 20, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए ऑक्साइड इज, ट्राइवेलेंट एलिमेंट मतलब जिसका चार्ज 3 होगा, वो ऑक्सीजन के साथ कैसे कंपाउंड बनेगा, ऑक्सीजन का तो -2 होता है, तो वो कंपाउंड होगा M2O3, इसका जो चार्ज है इस पे दिखेगा, इसका जो चार्ज है इसमें दिखेगा, है ना। अब ट्राइवेलेंट, मोलर मास पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, ट्राइवेलेंट है ये, इसकी इक्विवेलेंट वेट 20 है, ट्राइवेलेंट मतलब n फैक्टर 3 है, इक्विवेलेंट वेट 20 है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा 20 इंटू 3 दैट इज 60, इसकी मोलर मास 60 है और ऊपर से 2 है m, तो इंटू 2 प्लस O 16 है, 16 इंटू 3, है ना। 120 तो इधर पे आ गया और इधर पे 48 आ गया, 120 इंटू 48 168, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। ये भी सिंपल कैलकुलेशन है, कौन सा वाला क्वेश्चन था 74। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इजी है बट कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी गुड। 75 में आता है, अ कंपाउंड हैज एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H4O, एन independent analysis gave a value of 132.4 for its molar mass, इसकी molar mass given है 132.16, what is the correct molecular formula। एक बात बताओ, जो भी मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा ये रेशियो तो मेंटेन होना चाहिए, कितना है 1 इज सॉरी 2:4:1,
2:4:1, पहले तो वो चेक कर लो 2:4:1 किस में है। कार्बन और हाइड्रोजन इसमें 1:1 है, ये तो है नहीं। इसमें कितना है C10, इसमें तो O है ही नहीं, है ना, तो ये गलत, इसमें H नहीं है तो C भी ऑप्शन गलत है। इसमें देखो, अगर मैं सबको 3 से डिवाइड कर दूं तो 2:4:1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, है ना। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला देके मॉलिकुलर फॉर्मूला पूछे, वो सब क्वेश्चंस बहुत तरीके से सॉल्व हो रहा है ना। तो पहले ये चेक कर लो, इससे नहीं बनता है तो वो एन करके मोलर मास वाला कॉन्सेप्ट से जाओ, ठीक है। 75 नंबर हो गया। आते हैं 76 में। 76 क्या बोल रहा है, द वर्क डन ड्यूरिंग एन एक्सपांशन ऑफ अ गैस फ्रॉम वॉल्यूम इतना to इतना अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर। वेरी इजी क्वेश्चन। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट तो प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, दिमाग में फिट कर लो ये सब। 76 नंबर क्वेश्चन। माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी माइनस पी एक्सटर्नल 3, डेल्टा वी कितना होता है 6 - 4 दैट इज 2। ये एटमॉस्फेयर लीटर में, जूल में कन्वर्ट करना है 101। सो 606 - 606 आंसर होगा। एक्चुअली 101 इज द बेसिकली रफ वैल्यू है, आगे और है 101.32 समथिंग समथिंग। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर किसके साथ अलाइन कर रहा है, किसके आसपास है, ऑप्शन नंबर बी 608 के पास, है ना। तो 76 को ऑप्शन नंबर बी। 77 में आओ। 77 के क्या बोल रहा है, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लेना पड़ के। No transfer of heat takes place between system and surrounding. Choose the correct option from free expansion. Free expansion का WV0 होता है, ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। Q0 W0 तो डेल्टा U भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं है तो डेल्टा T भी जीरो हो जाएगा, है ना। एक गैस फ्री एक्सपांड कर रहा है, गैस के मोल्स भी चेंज नहीं हो रहे, है ना। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा बेसिकली, मतलब बेसिकली इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा तो टेम्परेचर चेंज भी नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 77। तो जब भी कोई थर्मो में ऐसे वर्ड्स मिले उसके चीजें साइड में नोट डाउन कर लेना, क्लिक करना चाहिए दिमाग में। 78 नंबर क्वेश्चन में, डेल्टा यू ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज -x किलो जूल, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज। कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन का मतलब होगा CH4 गैस प्लस O2 गैस gives CO2 गैस प्लस वाटर लिक्विड। कंबशन ऑफ मीथेन, इसमें बैलेंस करो, पहले कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन तो लगेंगे, ऑक्सीजन कितने हो गए, दो दो चार, तो चार लगेंगे। डेल्टा यू और डेल एच का कंपैरिजन पूछा है तो डेल्टा एन जी ही मेजर रोल प्ले करता है। तो फाइनल मोल्स 1 हो गए, इनिशियल मोल्स 5 है, तो आंसर माइनस है डेल्टा एन जी। तो मैं क्या निकालने बोला है, द वैल्यू ऑफ डेल एच। डेल एच इज नथिंग बट डेल यू जो कि -x है, प्लस आर टी डेल एन जी। आर टी दोनों पॉजिटिव है, डेल जी कितना है -4 है, तो -x - 4 RT है। तो पहले इतना माइनस था, अब और ज्यादा माइनस हो जाएगा, मतलब डेल एच का वैल्यू डेल यू से भी छोटा आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 79, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ अ गैस, आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ अ गैस, है ना, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। आइसोथर्मल एक गैस है, आइसोथर्मल है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मतलब एनर्जी भी चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज एनर्जी का कनेक्शन टेम्परेचर के साथ है इफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट। अब एंथैल्पी, एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स चेंज नहीं हो रहा है तो NCV डेल्टा टी। आइसोथर्मल है, डेल्टा टी जीरो मतलब डेल एच भी जीरो, मतलब एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, डेल एच जीरो। एंथैल्पी रिड्यूसेस टू जीरो इज गलत, एंथैल्पी रिमेन्स अनचेंज, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत लोग ना सी वाले में मार देते हैं, सी वाले में पहले देख के ओ एंथैल्पी जीरो है, अब डेल एच जीरो है, चेंज इन एंथैल्पी जीरो है, एंथैल्पी जीरो नहीं है, ये चीज याद रखना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 79। 80 नंबर क्वेश्चन में, द इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग दिस क्वेश्चन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी अमाउंट डिपेंडेंट नहीं है, बाकी सब अमाउंट डिपेंडेंट है। नोट्स एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से समझा के लिखवा दिया था, मैंने टेक्निक भी बताया था, इंटेंसिव एक्सटेंसिव कैसे फाइंड करते हैं, आधे में काट देने के लिए बोला था, फिर पता चलता है।
The enthalpy of vaporization of liquid water using the data. Enthalpy of vaporization of liquid water का मतलब क्या है? वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड वाटर मतलब H2O लिक्विड से H2O गैस बन रहा है, इसकी दहलीज निकालने बोला है। तो H2O लिक्विड जो है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ये H2O लिक्विड है, मैंने डायरेक्टली एक स्टेप में करने के लिए बोला था ना। तो पहले वाले रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करने से कितना आ जाएगा 285.77। दूसरे वाले रिएक्शन में H2O गैस राइट साइड में कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो -241.84। ये करोगे तो ऑलमोस्ट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का आ जाएगा, 43 के करीब करीब आ जाएगा। और ये सॉल्व होता है, पूरा फाइनल वैल्यू नहीं चाहिए ना, बाकी सब ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, the change in enthalpy of the reaction 2H2O liquid gives 2H2O2 liquid gives 2H2O liquid plus O2 gas, इसकी एंथैल्पी चेंज निकालने बोला है। इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन दोनों का, हीट ऑफ फॉर्मेशन देने से क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। O2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाएगा, बिकॉज ये रेफरेंस स्टेट में है, प्रोडक्ट मतलब H2O लिक्विड है। H2O लिक्विड का कितना गिवन है, -286, 2 मोल है तो इंटू 2, माइनस इसके भी 2 मोल है 2, इंटू इसकी कितनी गिवन है -188। तो इसको सॉल्व कर लेना, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा 82। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, हेस्लो के क्वेश्चन में आएगा भी तो एक ही आएगा, तो कोई टेंशन नहीं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना भी पड़ेगा। 83 नंबर क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, तो यही वाला रिएक्शन है ना। इसकी जो डेलेज है वो गिवन है -393.5। Calculate the heat released upon formation of 35.2 ग्राम फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर मैं रिएक्शन लिखूं, ये भी यही रिएक्शन ही होगा, तो कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड बोल लो या फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोल लो, दोनों ही रिएक्शन सेम है। मतलब इसकी भी इतनी होनी चाहिए, अगर 1 मोल कार्बन लो तो, लेकिन इसमें कितना लिया है, अच्छा इसमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करो तो, लेकिन इसमें कितना प्रोड्यूस किया है 35.4 है ना। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वजन कितना है 44 ग्राम, तो 44 ग्राम अगर प्रोड्यूस होता तो होता -393.5। ठीक है, लेकिन 44 ग्राम नहीं होके कितना ग्राम हो रहा है 35.2 ग्राम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा -393.5 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 35.2, ये वाला ऑप्शन है। तो 393 से हल्का सा छोटा आएगा, ठीक है, तो 393 से हल्का सा छोटा 340 नहीं है, और ऊपर से माइनस में भी आना चाहिए है ना, तो कैलकुलेशन भी नहीं करना है, इतना भी छोटा नहीं आएगा कि 138 हो जाए, वैसे तो कैलकुलेट करने से एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, है ना। चलो ये है 83। 83 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 84। असर्शन बोल रहा है फॉर द कंबशन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेलेज इज ऑलवेज नेगेटिव। हाँ, कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, द कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एंडोथर्मिक। अच्छा उल्टा हो गया है ना, असर्शन करेक्ट है, रीजन तो उल्टा बोल दिया, गलत बोल दिया, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, इजी है ये। 84। 85, द एनर्जी दैट ओपोजेस डिसोल्यूशन। देखो डिसॉल्व होने के लिए क्या होता है, पहले ये पानी में आता है, पानी में आने से हाइड्रेशन होता है, पानी चिपकने लगता है, उससे एनर्जी रिलीज होता है, वही एनर्जी क्या करता है, उस इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ता है, उस लैटिस को तोड़ता है, लैटिस टूट जाता है तो अच्छे से घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डिजोल्व करने में हेल्प करता है, बिकॉज वही एनर्जी तोड़ने में यूज होगा। अब लैटिस एंथैल्पी बहुत किसी का ज्यादा हो जाए तो उतना इजी नहीं होगा, वो डिजोल्व भी नहीं होगा, तो भैया अपोज कौन कर रहा है, हाइड्रेशन या लैटिस, ऑब्वियसली लैटिस एनर्जी। द एनर्जी दैट अपोजेस डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्वेंट इज लैटिस एनर्जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 86 number question, identify the correct statement regarding a spontaneous process।
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होना चाहिए, डेल एंट्रोपी बढ़ना चाहिए यूनिवर्स की, नहीं तो डेल जी घटनी चाहिए सिस्टम की। देखते हैं क्या है। लोअरिंग ऑफ एनर्जी इन द रिएक्शन प्रोसेस इज द ओनली क्राइटेरिया। नहीं, एनर्जी लो होने से अगर स्पॉन्टेनिटी पता चलता तो एंट्रोपी पढ़ना ही नहीं पड़ता, एनर्जी से हो जाता। ऑप्शन नंबर बी, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब सराउंडिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। अगर आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाए सिस्टम की, तो यूनिवर्स की भी पॉजिटिव ही रहेगी, बिकॉज सराउंडिंग का तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो यूनिवर्स की अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाए तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। सी देखते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस आर नेवर स्पॉन्टेनियस, ऐसा जरूरी नहीं है। एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ऐसा भी जरूरी नहीं है। डेलेज भी स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं बता पाता, इसीलिए तो डेलेस या डेलजी के पास जाना पड़ता था। Which one of the following demonstrates a decrease in entropy? एंट्रोपी कम हो जाना चाहिए। डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन सॉल्यूशन। एक सॉलिड था, पहले सॉल्यूशन में डालोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, घूमता फिरता रहेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा। हमें घटने का पूछा है। एन एक्सपांडिंग यूनिवर्स, यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा। बर्निंग अ लॉग इन अ फायर प्लेस। लॉग जो है लकड़ी का टुकड़ा मान लो, उसको बर्न कर दो, उसके तो मतलब बेसिकली बहुत सारे चीजें गैस बन के उड़ जाएगा, एंट्रोपी बढ़ेगा। रेकिंग अप लीव्स इनटू अ ट्रैश बैग। लीव्स बिखरा हुआ था, उसको एक बैग के अंदर डाले हो तो एंट्रोपी घटेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 88, फॉर अ रिएक्शन 2K, सारे गैस फेज में तो मैं फेज नहीं लिख रहा, L2M, इसकी वैल्यू गिवन है किलो जूल में, और डेल एस गिवन है। डेल जी ऑफ द रिएक्शन, डेल जी अगर तुम लिखोगे डेल जी तो क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। डेल एस तो गिवन है, लेकिन डेल एच नहीं गिवन है। टेम्परेचर नहीं भी गिवन है तो नॉट यूज करा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन आइस मतलब बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स इज 25 डिग्री सेल्सियस। 25 मतलब 298 केल्विन, जिसको ऑलमोस्ट इक्वल टू 300 मान लो। चलो, टेम्परेचर का कहानी तो खत्म हो गया, 300 है ना, 300 मानने से चल जाएगा। टेम्परेचर मिल गया, डेल एच गिवन है, डेल एच पता करना है। डेल यू गिवन है, रिएक्शन गिवन है, तो डेल एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस आर टी डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी इधर से निकाल लो, जो कि 2 - 2 - 1 दैट इज -1 आ जाएगा। तो डेल जी -1 आ जाएगा। आर की वैल्यू यूनिट देख लो, यूनिट किस में है, यूनिट डेल्यू का किलो जूल में है, तो आर की वैल्यू 25/3000 कर लेना। टेम्परेचर 300 कर लेना। डेल्यू दिया हुआ है, उससे डेल एच निकलेगी, डेल एच किलो जूल में निकलेगी। डेल एच किलो जूल में है तो डेल एस भी किलो जूल में होना चाहिए। डेल एस का वैल्यू एक बार देख लो किस किस में दिया हुआ है, डेल एस जूल में दिया हुआ है ना। तो दोनों को सेम यूनिट में लेके जाओ, किलो जूल में लेके जाओ, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारा आंसर आराम से आ जाएगा। क्लियर है। तो मैंने इसके क्वेश्चंस को हिंट दे दिया। अब डेल जी का आंसर पॉजिटिव आए तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, नेगेटिव आए तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो 88 का ए नंबर क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करोगे खुद से, तभी प्रैक्टिस होगा। मैंने हिंट दे दिया, हिंट से सॉल्व करना आना चाहिए। 89 number question, for the reaction 2A3 3A2 the equilibrium constant and del G values are, पहली बात तो del G नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, -2.303 RT log ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। द इक्विलिब्रियम टी पूछा है ना। del G कितना कितना दिया हुआ है, del G नॉट दिया हुआ है -172.4 किलो जूल में गिवन है, should be equal to -2303 into R। 2.303 into R की वैल्यू डायरेक्ट गिवन ही है, 2.303 into R की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, तो पुट कर लो। 2.303 into R दिया हुआ है 19.15, लेकिन पहले वाला किलो जूल में गिवन है, इसको भी किलो जूल बनाना पड़ेगा, है ना। इसको और आंसर भी दोनों को सेम सेम में कर लो। इस या तो इसको जूल बना लो या तो इसको किलो जूल बना लो। चलो इसको ही किलो जूल बना लेते, डिवाइड बाई 1000। तो इन दोनों का काम हो गया। इंटू टी लॉग ऑफ के का वैल्यू कितना है, 10⁻³ है, 30 है। लॉग 10⁻30 का मतलब होता है 30, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, टी का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन वो केल्विन में आएगा। तुम्हें सेल्सियस में पूछा है,
ठीक है। तो केल्विन में आ जाए, सेल्सियस में, तुम उसका आंसर निकाल लेना। तो केल्विन में मोस्ट प्रोबेबली 300 के करीब करीब आएगा, सेल्सियस में 27 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आया कैसे करते हैं। तो यह 89 नंबर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन दैट इज 90। क्या बोल रहा है? 1 mole of an ideal gas is allowed to expansion reversibly and adiabatically from a temperature 27 if work done, क्या है, expanded reversibly and adiabatically, work done during the process the final temperature। अच्छा, CV दिया हुआ है, CV देने से कुछ ना कुछ CV वाला फॉर्मूला ही यूज होगा, है ना। चलो, एडियाबेटिक प्रोसेस है, Q इज इक्वल टू 0, तो मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू W हो जाएगा। डेल्टा U की जगह NCV डेल्टा T कर लो, 1 मोल है, CV की वैल्यू 20 है, जूल में है। डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर should be equal to NCV delta T should be equal to work done कितना है, 1 mole of an ideal gas is allowed to expand, work done नेगेटिव 3 किलो जूल है, तो 3000 कर लो, जूल में होगा, है ना। तो इससे डेल्टा टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी तुम्हारी -150। -150 फाइनल टेम्परेचर घट गया होगा, तो इनिशियल टेम्परेचर अगर 300 केल्विन है, 150 घट गया है, तो फाइनल 150 बचेगा, तो फाइनल टेम्परेचर विल बी 150 केल्विन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 90, है ना। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पेपर। देयर वर सम गुड क्वेश्चंस इन दिस पेपर, तो उसको अच्छे से रिवाइज करो, ये 90 नंबर क्वेश्चन है ना। और नेक्स्ट वीक के लिए फिर से स्टार्ट हो जाओ भाई, अच्छे से रिवीजन प्रोग्राम को खत्म करने के लिए पूरा रेडी रहो, ठीक है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट रिवीजन प्रोग्राम।